मना करने के बावजूद इंडियन तैयारा 176 मुसाफिरों के साथ पाक सर जमीन पर लैंड करने वाला है। मुसाफिरों को अलर्ट किया गया कि वो सीट बेल्ट बांध लें। पायलट ने लैंडिंग गियर खोल दिए। तैयारा तेजी से जमीन की तरफ जाने लगा, लेकिन ये क्या? जैसे ही पायलट की नजर जमीन पर पड़ी तो वो हैरान रह गया कि जहां वो जहाज उतारने जा रहा है वहां तो गाड़ियां चल रही हैं, क्योंकि ये रनवे नहीं बल्कि हाईवे है। ये तो रोड है। जी हाँ, ये तैयारा लाहौर के हाईवे पर गाड़ियों के दरमियान क्रैश लैंडिंग करने वाला था। पाकिस्तान में तारीख का आखिरी मार्शल लॉ लग चुका है। अभी तो आर्मी चीफ का तैयारा हाईजैक होने की बाज़गश्त कराची की फजाओं में खत्म भी ना हुई थी कि ठीक 2.5 माह बाद लाहौर की फजाओं में एक हाईजैक तैयारा चक्कर लगा रहा है। जहाज में सिर्फ 10 मिनट की परवाज का फ्यूल बाकी है। एक इंजन बंद होने वाला है और वो हर सूरत लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहता है, मगर पाकिस्तानी हुक्काम ने एयरपोर्ट की सारी लाइट्स बंद कर दी ताकि ये जहाज पाकिस्तान में लैंड ना कर सके। अब पायलट डिस्परेट हो गया। उसने एक बार फिर लाहौर एयरपोर्ट हुक्काम से कहा, लैंडिंग की इजाजत दें वरना मजबूरन हाईवे पर क्रैश लैंडिंग करना पड़ेगी। ये सुनकर पाकिस्तानी हुक्काम ने लाहौर एयरपोर्ट्स की लाइट्स ऑन कर दी और जहाज को लाहौर में लैंडिंग की इजाजत मिल गई। लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ा इंडियन एयरलाइन का ये तैयारा था IC-814। अब यहाँ 176 मुसाफिरों को जिंदा बचने की बहुत ज्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि वो सेफली लैंड तो कर गए थे, मगर मौत का खौफ अब भी उनके सामने था। नहीं पता कि हाईजैकर कब किसकी जान ले लें। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भारतीय सरकार और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस की नाअहली की वजह से, क्योंकि भारत को हाईजैकर से तैयारा छुड़ाने का मौका तो मिला था, लेकिन गंवा दिया। इंडियन तैयारे के अगवा की कहानी से पहले एक किस्सा सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी की चाय से धुआं निकल रहा है। सामने बैठे रॉ ऑफिशियल्स मुसलसल बोल रहे हैं और मोदी के माथे पर शिकनें बढ़ रही हैं। दरअसल ये मीटिंग पुलवामा हमले के बाद हो रही थी। मोदी टेंशन में थे। रॉ ऑफिसर्स की बात को काटते हुए मोदी अचानक जोर से बोलते हैं, ठीक है, जो करना है करें, दी इजाजत आपको। मगर किस बात की? मैं बताता हूं। यह इजाजत थी दुनिया भर में कार्रवाइयां करने की, क्योंकि रॉ ऑफिसर्स मोदी से कह रहे थे कि भारत को मुसाद की तरह काम करना होगा, और प्लान था पाकिस्तान समेत दुनिया भर में किराए के कातिलों के जरिए टारगेट किलिंग करवाना। फिर क्या था? कनाडा में हरदीप सिंह हो या लाहौर में परमजीत सिंह, भारत ने 2020 से 2022 तक करोड़ों रुपए देकर किराए के कातिलों से 20 लोग कत्ल करवा दिए। और इस सिलसिले में एक कत्ल हुआ मार्च 2022 में, जब जाहिद अखवंद नामी ताजिर को रॉ की एक हैंडलर ने न्यूयॉर्क पोस्ट की जर्नलिस्ट बनकर फोन किया, इंटरव्यू करने का कहा और बातों ही बातों में शिनाख्त मालूम करने की कोशिश की। द गार्जियन में इन बातों को कोट करके लिखा गया है कि जाहिद अखवंद ने अपना नाम जाहिद ही बताया, मगर कुछ ही वक्त में रॉ ने दुबई से एक किराए के कातिल को बुलवाया और कराची की अख्तर कॉलोनी में इस ताजिर का कत्ल करवा दिया। और फिर इंडियन खबरों में शोर मच गया कि 1999 में IC-814 के हाईजैक के मास्टरमाइंड जहूर मिस्त्री को मार दिया गया है। उनके मुताबिक हाईजैक की सारी प्लानिंग बांग्लादेश में हुई थी। ढाका के इलाके सब्जी मंडी में 5 लोगों की एक मीटिंग चल रही है। ये है इब्राहिम अतहर, सनी अहमद, शाकिर, सईद अख्तर और जहूर मिस्त्री। इब्राहिम अतहर कहता है कि नेपाल के खटमंडू एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा सख्ती नहीं, इंडियंस को ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देखकर जाने दिया जाता है। ये सुनकर पांचों ने हाथ पर हाथ रखे और प्लान लॉक कर दिया। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां चल रही थी। तब इन हाईजैकर्स ने खटमंडू से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के 2 बिजनेस क्लास और 3 एग्जीक्यूटिव क्लास के टिकट खरीद लिए। प्लान के मुताबिक पहले इब्राहिम उर्फ चीफ को एंटर करवाना था, क्योंकि उसी के पास असलहा और दस्ती बम थे। सिक्योरिटी बूथ पर बगैर किसी चेकिंग से गुजरने के बाद वो बाकी साथियों को ग्रीन सिग्नल देता है। अब यहाँ खटमंडू एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है कि कौन इन अगवाकारों के साथ मिला हुआ था। बहरहाल जहाज में सवार होने से पहले इब्राहिम ने वेपन्स तमाम साथियों में बांट दिए।
और प्लान ये था कि कोई किसी को असल नाम से नहीं बुलाएगा। इसीलिए मिस्त्री बन गया भोला, सनी अहमद बर्गर, इब्राहिम अतहर चीफ, सईद अख्तर डॉक्टर और शाकिर बन गया शंकर। 24 दिसंबर 1999 शाम 4 बजे जहाज उड़ान भरता है। वैसे तो यह सफर 2 घंटे का था, मगर किसी मुसाफिर को नहीं मालूम था कि अगले 8 दिन इस तैयारे में गुजरने वाले हैं। बहरहाल उड़ान भरने के ठीक 25 मिनट बाद जब जहाज में मुसाफिरों को खाना दिया जा रहा था, उधर चीफ अटेंडेंट अनिल शर्मा कॉकपिट से बाहर निकलते हैं तो उनके सामने 5 फीट लंबा ग्रे सूट में मास्क लगाए एक हाईजैकर खड़ा था, जिसके एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे में ग्रेनेड था। हाईजैकर ने उसे धक्का देकर कॉकपिट में वापस धकेल दिया। बाकी चारों हाईजैकर ने एग्जीक्यूटिव और बिजनेस क्लास में अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। कॉकपिट में चीफ ने पायलट के सर पर पिस्तौल रखते हुए कहा, तैयारे को वेस्ट की तरफ लेकर जाओ, ये तैयारा दिल्ली नहीं लाहौर में उतरेगा। पायलट देवी शरण ने जवाब दिया कि जहाज में इतना फ्यूल नहीं कि लाहौर जा सके। इब्राहिम चीफ ने पूछा, फिर कहां ले जा सकते हैं? पायलट ने जवाब दिया, मुंबई। इब्राहिम ने एक सन्नाटेदार थप्पड़ पायलट के रसीद किया। हमें बेवकूफ समझता है? सीधा जहाज को लाहौर ले चलो, होशियारी दिखाई तो एक एक करके सारे पैसेंजर मार दूंगा। असल में इब्राहिम चीफ जानता था कि दिल्ली से मुंबई का फासला लाहौर से कहीं ज्यादा है। अब कैप्टन शरण मजबूर हैं, मगर वो किसी ना किसी तरह कंट्रोल टावर को एक कोड भेज देते हैं 7500, जिससे एटीसी जान चुका कि फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। वक्त हो रहा था शाम 4:40, मगर वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी 1 घंटे तक इस खबर से लाइल्म रहे। बहरहाल तैयारा तेजी से पाकिस्तान की जानिब बढ़ रहा था। कैप्टन देवी शरण पाकिस्तानी हुकाम से फजाई हुदूद में दाखिल होने की इजाजत मांगते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से साफ मना कर दिया जाता है। कैप्टन देवी शरण हाईजैकर को समझाते हैं कि पाकिस्तान एंट्री की इजाजत नहीं दे रहा और जहाज में सिर्फ 10 मिनट का फ्यूल बाकी है। जहाज को अमृतसर में लैंड करना पड़ेगा। रिफ्यूलिंग के बाद आप जहां बोलेंगे जहाज को वहां ले जाएंगे। हाईजैकर मान जाते हैं। तैयारा अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करता है। हाईजैकर पायलट से कहते हैं कि फौरन रिफ्यूलिंग करवाओ और टेक ऑफ करो। अब ये इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के पास गोल्डन चांस था, क्योंकि इंडियन जहाज अब भारत में ही लैंड कर चुका था। लेकिन क्या भारतीय फोर्सेस इतनी अहल थीं कि मौके से फायदा उठा लेती? बिल्कुल नहीं। अब आप नाअहलियां गिनते जाइए। एक हाईजैक प्लेन इंडियन पंजाब में खड़ा है और पंजाब पुलिस के सरबराह सरबजीत सिंह इस बात से बेखबर हैं। उन्हें 6 बजे टीवी देखकर इस हाईजैकिंग का पता चलता है। जहाज में एक तरफ हाईजैकर्स पायलट पर दबाव डाल रहे थे कि फौरन रिफ्यूलिंग करवाओ, और उधर भारतीय फोर्सेस प्लान कर रहे थे कि जितना डिले कर सकते हैं करें, ताकि अच्छा प्लान बनाकर एग्जीक्यूट कर सके। एक प्लान पेश किया जाता है कि टैंकर में फ्यूल के बजाय जवान छुप कर जाए और प्लेन के टायर पंक्चर कर दें, यूं वो टेक ऑफ नहीं कर सकेगा। दूसरा ऑफिसर कहता है नहीं, फ्यूल टैंकर को तैयार के करीब ले जाकर बिल्कुल सामने खड़ा कर देते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना, इसी प्लानिंग में 15 मिनट गुजर जाते हैं और हाईजैकर्स भांप जाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वो 7 पैसेंजर्स को जहाज के अगले हिस्से में लाते हैं और 2 को छुरियां मारकर जख्मी कर देते हैं, जिसके बाद कॉकपिट में आकर पायलट को बताते हैं कि उन्होंने 3 लोगों को मार दिया है। फौरी रिफ्यूलिंग ना हुई तो मजीद लोगों की जान जाएगी। अब यहां जहाज को आए हुए 1.25 घंटा गुजर चुका था। 7:45 पर रिफ्यूलिंग टैंकर निकलता है, लेकिन इंडियन फोर्सेस को लगता है कि टैंकर ड्राइवर बहुत तेज चला रहा है। अगर इतनी ही ज्यादा रफ्तार से बढ़ता रहा तो जहाज तक जल्दी पहुंच जाएगा और फोर्सेस को एक्शन लेने के लिए वक्त कम मिलेगा। इसीलिए वो ड्राइवर को कम्युनिकेट करते हैं कि थोड़ा स्लो जाए, लेकिन यहां मिसकम्युनिकेशन हो जाती है। ड्राइवर को लगता है कि उसे रुकने का हुक्म दिया जा रहा है और वो ब्रेक लगा देता है। अब जिस जगह वो ब्रेक लगाता है वो एग्जैक्ट प्लेन के बिल्कुल सामने थी। ये देखकर हाईजैकर्स परेशान हो जाते हैं कि टैंकर क्यों रुक गया, जरूर ये कोई चाल है। इब्राहिम चीफ पायलट पर चीखता है, फौरन जहाज उड़ाओ। वो कहता है अभी रिफ्यूलिंग नहीं हुई। हाईजैकर कहता है बहुत हो गई रिफ्यूलिंग, फौरन जहाज उड़ाओ वरना हम सबको मार देंगे। भले सामने खड़े टैंकर को भी उड़ा दो, मगर जहाज फौरन उड़ाओ। यूं 7:49 पर कैप्टन देवी शरण तैयारे को रनवे पर दौड़ाते हैं। इस दौरान जहाज फ्यूल टैंकर से टकराते टकराते बाल बाल बचता है। यहां कैप्टन देवी शरण एटीसी को मैसेज भेजते हैं, वी आर ऑल डाइंग। यूं भारत ने हाथ आया मौका गवा दिया।
मगर इस सिचुएशन पर मुझे पाकिस्तान का वो जहाज याद आ गया जब हाईजैकर्स पीआईए का जहाज अगवा करके इंडिया ले जाना चाहते थे, मगर पायलट कैप्टन उजैर खान ने बड़ी ही चालाकी से हैदराबाद एयरपोर्ट को इंडिया का भोज एयरपोर्ट बताकर तैयारा पाकिस्तान में ही लैंड करा दिया था और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके हाईजैकर्स को ठिकाने लगा दिया था। ये वाकया भारतीय तैयारे के हाईजैक से बस 1 साल पहले ही का था। खैर, आखिर इंडियन तैयारे को हाईजैकर से छुड़ाने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट पर फोर्सेस ने कार्रवाई क्यों ना की? असल में भारतीय वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी थे नंद किशोर सिंह और उनके साले और रॉ के एजेंट शशि भूषण सिंह तोमार उन्हीं पैसेंजर्स में शामिल थे और सिर्फ तोमार की सिक्योरिटी की वजह से सेक्रेटरी नंद किशोर ने कार्रवाई से मना कर दिया था। खैर, वापस जहाज की तरफ चलते हैं जो अब दोबारा फजा में है और हाईजैकर्स उसे पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं, मगर फ्यूल बहुत कम है। कैप्टन देवी शरण लाहौर एयरपोर्ट पर राब्ता करके कहते हैं कि उनके पास फ्यूल बिल्कुल नहीं है और हाईजैकर्स का मुतालिबा है कि जहाज लाहौर लाया जाए, लेकिन पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने एक बार फिर साफ जवाब दिया, मगर इजाजत के बगैर भी जहाज फजाई हुदूद में दाखिल हो गया, जिस पर लाहौर एयरपोर्ट की लाइट्स बंद कर दी गई। जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि कैप्टन देवी शरण कंफ्यूज होकर हाईवे पर लैंड करने जा रहे थे, जिस पर पाकिस्तानी हुक्काम ने मजबूर होकर जहाज को उतरने की इजाजत दे दी। बिलाखिर फ्लाइट IC-814 लाहौर पहुंच गई। यहाँ रिफ्यूलिंग के साथ साथ हाईजैकर्स को मनाने की कोशिश भी की जाती है कि जहाज से औरतों और बच्चों को उतार दिया जाए, मगर हाईजैकर कुछ मानने को तैयार न थे। उनसे मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमिश्नर भी लाहौर रवाना होते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही जहाज रिफ्यूलिंग के बाद फिर फजा में था। अब हाईजैकर जहाज को काबुल में लैंड करवाना चाहते थे, लेकिन उस वक्त वहां नाइट लैंडिंग की फैसिलिटीज ही नहीं थी। अब पायलट को ओमान की तरफ जाने का कहा जाता है, वहां भी लैंड करने की इजाजत नहीं मिलती और फिर बदकिस्मत जहाज की अगली मंजिल बनती है दुबई की अल मिन्हाद एयरबेस। जी हाँ, जहाज अब तक 3 जगह उतर चुका था, मतलब 3 चांसेस मिले, लेकिन इंडियंस 1 चांस भी अवेल नहीं कर सके। बहरहाल दुबई में इंडियन ऑफिशियल्स कुछ मुसाफिरों को रिहा करने का मुतालिबा करते हैं, मगर हाईजैकर्स का कहना था कि पहले उनकी डिमांड मानी जाए। वो डिमांड्स क्या थी वो भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ सुख का पहला सांस जरूर मिलता है। हाईजैकर्स 26 मुसाफिरों को रिहा कर देते हैं। जहाज को हाईजैक हुए 1 दिन गुजर चुका था। खाने पीने की चीजें कम होने लगी थी, टॉयलेट्स की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी और इसी हाल में हाईजैकर्स जहाज को एक मर्तबा फिर उड़ाने का हुक्म देते हैं। यूं बदकिस्मत तैयारा 26 दिसंबर की सुबह 8 बजे लैंड करता है कंधार एयरपोर्ट पर। अब यहां जहाज को सबमशीन गन्स और राइफलें उठाए तालिबान घेर लेते हैं। जी हाँ, उस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी। अब चलते हैं हाईजैकर्स की डिमांड की तरफ, जिन्हें समझने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। ये 8 दिसंबर 1989 है। भारत के एक यूनियन मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद को अगवा कर लिया जाता है और भारतीय कैद में मौजूद हामिश शेख समेत कई अफराद को रिलीज करने का मुतालिबा किया जाता है। भारतीय हुकूमत ये मुतालिबा मान लेती है। तय हो जाता है कि अगवा के जरिए उनसे कोई भी अपने मुतालिबात मनवा सकता है और 10 साल बाद हाईजैकर्स भी ऐसा ही करते हैं। वो इस जहाज को अगवा करते हैं और मुतालिबा करते हैं 30 लोगों की रिहाई और $200 मिलियन का। ये डिमांड्स बाद में कम होकर सिर्फ 3 लोगों की रिहाई तक रह जाती हैं। इनमें से एक बड़ा नाम था मसूद अजहर, दूसरा अहमद उमर सईद शेख और तीसरा मुश्ताक जरकर, जिसे इंडियन फोर्सेस ने 1992 में श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। जबकि मौलाना मसूद अजहर 1994 में मुख्तलिफ तंजीमों के आपसी झगड़े निपटाने के लिए बांग्लादेश से कश्मीर आए थे, मगर यहाँ भारतीय फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हो गए। इसी साल उमर सईद शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया और दोनों को दिल्ली की बदनाम जमाना तहाड़ जेल में कैद कर दिया जाता है। यहाँ तक कि 1999 के आखिरी दिन आ जाते हैं। कहा जाता है कि इन्हीं दिनों में मसूद अजहर ने भारतीय पुलिस से कहा था, आप मुझे ज्यादा देर जेल में रख नहीं पाएंगे, और फिर IC-814 के हाईजैक होने की खबर दुनिया देखती है। अब वापस आ जाते हैं। 26 दिसंबर को फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो मुसाफिरों के रिश्तेदार उन पर चढ़ दौड़ते हैं। वो शोर मचाते हैं कि हाईजैकर्स की डिमांड फौरन पूरी की जाए। जैसे 1989 में यूनियन मिनिस्टर की बेटी की जान बचाने के लिए डिमांड मानी गई थी, वैसे ही आम लोगों की जान भी बचाई जाए। ये अहले खाना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक देते हैं।
कंधार में खड़े जहाज को जितने दिन गुजरते जाते हैं, इधर भारतीय सरकार पर अवाम का दबाव बढ़ता जाता है। यहां तक के अवाम पीएम हाउस भी पहुंच जाते हैं और फिर भारतीय हुकूमत अजीत डोवल को मुज़ाकरात के लिए कंधार भेजती है। जी हाँ, वही अजीत डोवल जो आजकल इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट तालिबान की हुकूमत को मानती नहीं थी, लेकिन अब तालिबान से उनका एक ही मुतालिबा था कि हाईजैकर्स के खिलाफ एक्शन लिया जाए और मुसाफिरों को रिहा करवाया जाए। बहरहाल तालिबान का ताउन मुसाफिरों की देखभाल से आगे नहीं गया, बल्कि पहले दिन तो उन्होंने मुसाफिरों को खाने में चिकन भी भेज दी। मगर ज्यादातर मुसाफिर शाकाहारी यानी सब्जी खोर थे, उन्होंने गोश्त खाने से इनकार कर दिया। बहरहाल वक्त गुजरता चला गया, मामला और खराब होता गया। जहाज को कंधार में 6 दिन गुजर गए। ये इंडिया की तारीख का सबसे तवील तरीन हाईजैक बन गया और इससे पहले कि हालात मजीद खराब होते, भारतीय हुकूमत ने घुटने टेक दिए। मसूद अजहर और उनके साथियों को रिलीज कर दिया गया और एक स्पेशल फ्लाइट के जरिए कंधार पहुंचा दिया गया। हाईजैकर्स जहाज से उतरे और रिहाई पाने वालों के साथ नामालूम मकाम पर चले गए। और अब खटमंडू से सवार होने वाले मुसाफिर 8 दिन बाद तैयारे से बाहर निकलते हैं। इस जहाज में एक नई नवेली दुल्हन भी सवार हुई थी, जो बेवा होकर उतर रही थी क्योंकि उसके शौहर रुपेन कतियाल ज्यादा खून बहने की वजह से दम तोड़ गए थे। इस हाईजैक को भारत की फौजी और सिफारती बड़ी नाकामी समझा गया, क्योंकि ना इंडिया खुद कोई कार्रवाई कर सका, ना दूसरे ममालिक को एक्शन लेने के लिए कायल कर पाया। हाईजैक के बाद 5 महीने तक इंडिया ने नेपाल के लिए अपना फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर रखा था। जब तक नेपाल ने सिक्योरिटी की यकीन दहानी नहीं करवाई और एक्सरे मशीन इंस्टॉल नहीं की, इंडिया ने फ्लाइट ऑपरेशन बहाल नहीं किया। वैसे हाईजैक होने वाला बदकिस्मत जहाज भी ज्यादा देर उड़ नहीं सका। 2 साल बाद ही उसे नाकारा करार दे दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस हाईजैक की कहानी से कई दास्तानों ने जन्म लिया, जिनमें से एक ये है। हाईजैक के खात्मे के 1 हफ्ते बाद कराची के अरशद साहब जुम्मा पढ़ने तारिक रोड की एक मस्जिद गए। अचानक हटो बचो के शोर में एक काला डाला आकर रुकता है। गार्ड्स के दरमियान एक मौलाना साहब मिंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। जुम्मे की नमाज उन्होंने ही पढ़ानी थी। जब अरशद ने मौलाना साहब की तरफ देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि वो कोई और नहीं, भारत से रिहाई पाकर आने वाले मसूद अजहर ही थे। सन 2000 में उन्होंने जैश मोहम्मद बनाई, 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमला हुआ, 2008 में मुंबई हमले और 2019 में पुलवामा हमले। इन सब का जिम्मेदार भारत की तरफ से मसूद अजहर को ही ठहराया जाता है। वैसे रिहाई पाने वाले दूसरे शख्स उमर सईद शेख की कहानी तो ऐसी है कि उस पर एक अलग डॉक्यूमेंट्री बनाना पड़ेगी। मुख्तसर ये कि इस हाईजैक से रिहाई पाने के 3 साल बाद वो दुनिया भर की खबरों में आ गए। 2002 में अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल के कत्ल और अगवा के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। उन्हें सजाए मौत सुनाई गई, मगर 3 साल पहले सिंध हाई कोर्ट ने उनकी सजा कलअदम करार दी थी। अब वो 20 साल कैद में काट चुके हैं और रिहाई में सिर्फ 4 साल रह गए हैं। वो तीसरा शख्स मुश्ताक जरगर, उसका क्या हुआ? इंडिया के हाथ अब तक उनका सिर्फ एक पुराना घर ही आ सका है, वो भी 24 साल बाद। पिछले ही साल इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में एक घर को जब्त कर लिया और नोटिस लगा दिया कि ये मुश्ताक जरगर का आबाई घर है। इस वक्त वो कहाँ है किसी को नहीं मालूम।